देखिए रेस्पिरेशन की पूरी सीरीज में हम लोग ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के ऊपर हम लोग आ चुके हैं। यानी ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा और कैसे गैसेस एक्सचेंज होगी। जैसा कि आपको पता है कि आप जब सांस लेते हो तब तक तो आप देख ही चुके होंगे, हमने आपको कई बार बताया है कि जब सांस लेते हो तो नॉस्ट्रल्स के थ्रू नेजल चेम्बर, फिर इंटरनल नॉस्ट्रल्स या इंटरनल लेरिस, और फिर उसके बाद फेरिंक्स, नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स, लैरिंजोफेरिंक्स, इसके बाद लैरिंक्स, लैरिंक्स के बाद ट्रैकिया, और ट्रैकिया के बाद ये पहुंचता है फिफ्थ वर्टिब्रे के ऊपर, सर्वाइकल और थोरैसिक वर्टिब्रे, और वहां से ये डिवाइड हो जाता है दो पार्ट में, प्राइमरी ब्रोंकाई और सेकेंडरी ब्रोंकाई। और ये ट्यूब फर्दर ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, फिर टर्मिनल ब्रोंकाई, और इसके बाद 25 बार डिवाइड होते 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 ब्रोंकियोल और एल्वियोलर डक्ट तक पहुंचती है। एट द एंड आपकी एयर पहुंचती है एल्वियोली पे। तो आइए देखते हैं एयर कहां पहुंच गई है, एल्वियोली पे पहुंच गई है। ये डायग्राम 2-3 बार नीट में पूछा जा चुका है, यही डायग्राम। तो ये आपकी एक एल्वियोली बनी हुई है, और एल्वियोली की जो मेम्ब्रेन होती है ये किसकी बनी होती है, ये मेम्ब्रेन बनी होती है स्क्वैमस एपिथेलियम की, स्क्वैमस एपिथेलियम की। ठीक, और इसी के पास में ब्लड कैपिलरीज होती है। ब्लड जो है वो यहां पे जब कभी टिश्यूज या एल्वियोली के पास आता है तो वो कैपिलरी की फॉर्म में आता है। देखिए ब्लड के लिए आपको बता दें कि आपका ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये किस में बहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सी ट्यूब ले जाती है, पल्मोनरी वेन, आर्टरीज, आर्टरीज से ये बनाती हैं आर्टीरियोल। क्यों, आर्टरीज की जो वॉल होती है, जरा आप वर्ड्स देखिएगा, ये 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका मीडिया, और इसके अंदर भी एक वॉल होती है ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका इंटरना। अगर आप गौर से देखिए तो ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना 3 वॉल से मिलके ये एक वॉल बनी, यानी ये काफी मोटी होगी। यानी अगर हम इसको एक ट्यूब की तरह मान लें तो एक वॉल इधर, फिर दूसरी वॉल, फिर तीसरी वॉल, 3 वॉल, और फिर अंदर बीच में कैविटी है जिसे क्या कह दे रहे हैं, ल्यूमेन, ल्यूमेन। ठीक, ल्यूमेन यानी कैविटी अंदर। तो ये इतनी मोटी वॉल है, और ब्लड को ले जाने से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में जा रही है, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ले जाता है, जरा ध्यान दीजिएगा, आरबीसीज, उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। तो आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, एचबी से लिखते हैं हीमोग्लोबिन, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को ले जाने वाला पिगमेंट है हीमोग्लोबिन। तो ये यहां पे होगा, ठीक है। तो जब इसमें ऑक्सीजन है तो इसको बाहर भी निकलना पड़ेगा। जब इससे ऑक्सीजन बाहर निकल नहीं पाएगी तो आर्टरी का कोई फायदा है नहीं। इसलिए आर्टरीज अपने आप को और पतली स्ट्रक्चर में बनाती है जिन्हें कहते हैं आर्टीरियोल, और उसमें क्या होता है, सिर्फ 2 लेयर कवर रहती है। अब 2 लेयर कवर है तो क्या अभी भी ऑक्सीजन बाहर निकल पाएगी, नहीं निकल पाएगी। तब ये और पतले स्ट्रक्चर में बदल जाती है जिसे कहते हैं कैपिलरी, और इसमें सिर्फ एक लेयर होती है ट्यूनिका इंटरना, जिसे हम एंडोथीलियम भी कह देते हैं, एंडोथीलियम भी कहते हैं, एंडोथीलियम। कैपिलरीज में सिर्फ एक कवरिंग है एंडोथेलियम। हाँ, अब इससे एक लेयर से तो ऑक्सीजन आसानी से बाहर निकलेगी, पतली से लेयर होती है। तो यहां पे आपकी ये वाली जो लेयर है नीचे में, ये कैपिलरी एंडोथेलियम, कैपिलरी
एंडोथेलियम। ठीक, और इसके बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये पूरा यहां पे जो सब्सटेंस होंगे उन्हें कहते हैं कि बेसमेंट सब्सटेंस। जो कुछ भी यहां भरा होगा वो सब क्या होगा? बेसमेंट सब्सटेंस। यहां कोई सेल नहीं है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन कहलाते हैं। और ये 3 मेम्ब्रेन से मिलके ये यहां आपकी सांस आ चुकी है। जो आपने सांस ली थी वो कहां आ चुकी है? एल्वियोली में आ चुकी है। ठीक है, यहां जो सांस आई है उसमें ऑक्सीजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी और नाइट्रोजन होगी। बहुत सारी चीजें उसमें होगी। ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन हो गई, और भी गैसेस होंगी। भाई आपने तो सांस ली, सारी गैसेस हुई, बाकी गैसेस भी यहाँ होगी, लेकिन अभी उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ टोटल इसके इस मेम्ब्रेन को पार करके इस ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर आना है, क्योंकि इस कैपिलरी में क्या बह रहा है? ये क्या है? कैपिलरी है। अरे भाई ये ब्लड कैपिलरी हो गई ना। एल्वियोली से आर्टरी कैपिलरी बन चुकी है। ऐसे ही यहां पे जो ब्लड आ रहा है वो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या होता है? वो ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट या मात्रा ज्यादा होगी और ऑक्सीजन का अमाउंट कम होगा। यदि कि ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होगी, ऑक्सीजन का अमाउंट लेस एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा और ऑक्सीजन कम होती है। किसमें? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये जो हमने बनाया हुआ है ये गोला क्या है? ये है आपकी आरबीसी, और आरबीसी के अंदर ये क्या होते हैं? हीमोग्लोबिन। हम इसको सिर्फ आरबीसी लिख के दे रहे हैं, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, यानी लाल रुधिर कणिका। क्लियर? अब देखिए यहां जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है ये आर्टरीज में चला जाएगा यहां से, यानी कि कैपिलरी से आर्टरी और आर्टरी से आर्टरी बन जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहां से जो ब्लड निकलेगा वो कैसा हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड। क्लियर हो रही है बात? तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर से आ रहा है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर से निकल रहा है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इधर से इधर आ रही है। अब उसे इन 3 मेम्ब्रेन को पार करना पड़ता है, और जो 3 मेम्ब्रेन को जो पार करता है इसे कहते हैं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। और जिस प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन इधर से आ रही है वो है डिफ्यूजन, यानी विसरण। डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन इधर से इधर आ रही है। ठीक? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, यानी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ अणुओं का मूवमेंट क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है, विसरण कहलाता है। क्लियर? तो ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बन गई। तो ये याद रखिएगा, एक बार क्वेश्चन आ चुका है। 3 मेम्ब्रेन कौन कौन सी होती है जिससे ये पूरा होता है डिफ्यूजन? स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोली, एंडोथेलियम ऑफ कैपिलरी, कैपिलरी एंडोथेलियम, और बेसमेंट मेम्ब्रेन जिसके अंदर क्या भरा हुआ है? बेसमेंट सब्सटेंसेस भरे हुए हैं। ठीक है, बेसमेंट सब्सटेंसेस भरे हुए हैं इसके। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। जो बेसमेंट सब्सटेंसेस हो गए और यहां पे ऑक्सीजन आ गई, तो अब यहां से जो जाएगी इसमें कौन सी जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड यहां चली जाएगी। समझ में आएगी? यानी ऑक्सीजन इधर से इधर, कार्बन डाइऑक्साइड इधर से इधर चली जाएगी ना। कम टू द क्वेश्चन, ये कैसे पॉसिबल हुआ कि कितना प्रेशर है, क्या है? इसके अंदर प्रेशर ज्यादा होगा, इसके अंदर प्रेशर कम होगा ऑक्सीजन का, और ऐसे ही यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज्यादा है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कम है। अब हम आपको एक प्रेशर के बारे में बताने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। ये तो समझ में आ गया होगा। तो अब क्या होता है? कैपिलरीज जो होती हैं, कैपिलरीज जो होती हैं वो टिश्यूज के पास भी जाती हैं, तो वो टिश्यू कैपिलरी कहलाती है। तो कैपिलरी से बनती है वेन्यूल, और वेन्यूल से बन जाती है वेन, और उसमें क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जरा ध्यान से देखिए, एक बार और ध्यान से देख लीजिए। यानी आपकी वेन आई, वेन से वेन्यूल बनी और वेन्यूल से कैपिलरी बनी। जरा ध्यान से देखिएगा, ये इसमें बदल रही है ऐसे, सेम वही होता है। यानी आर्टरीज में भी 3, इसमें भी 3, इसमें 2, इसमें 2 मेम्ब्रेन, इसमें 1 मेम्ब्रेन। तो ये तो दोनों के बीच कॉमन है कैपिलरी।
यानी कैपिलरी एक ऐसा पॉइंट है जहां पे आपको एक तरफ इसके आधे में तो आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाएगा और आधे में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाएगा। यानी इधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, इधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये कॉमन है दोनों के बीच में। इस तरह से आपकी बॉडी के अंदर ब्लड जो है वो सर्कुलेट हो रहा है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और यहां पे अब हम लोग बात करने जा रहे हैं पार्शियल प्रेशर। ये बना लीजिएगा, धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आएंगी। पूरे वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे हर एक चीज समझ में आएगी। तो ये बना लीजिएगा। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किसकी? पार्शियल प्रेशर। देखिए आपने कहा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता है क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर का टोटल प्रेशर जो हमारे ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो भी टोटल प्रेशर आ रहा है हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर का। अब एटमॉस्फेयर में आपकी क्या होता है? मिक्सचर ऑफ गैसेस है ना। ये क्या है? एयर क्या है? एयर का ही तो प्रेशर हो रहा है। एटमॉस्फेयर किसकी बनी? एयर की तो बना है। तो मिक्सचर ऑफ गैसेस, होमोजेनस मिक्सचर गैसेस का। अब गैसेस भी कौन सी होती है? नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होती है। आपको पता है नाइट्रोजन कितने परसेंट होती है? एयर में नाइट्रोजन कितने परसेंट है? 78%। ऑक्सीजन 21%। कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट? 0.01%। और फिर अदर गैसेस आ जाती हैं, वो समथिंग परसेंट। कितना? हमें तीन से मतलब, ठीक, मेन यही। यानी टोटल गैसेस का जो प्रेशर था दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सारी गैसों ने मिलके एयर बनाई और उसका एक प्रेशर आ गया, उसे तुमने क्या कह दिया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन अब ऑक्सीजन गैस, अब हमने तो इतना प्रेशर लगाया। नाइट्रोजन गैस नहीं साहब, हमने इतना प्रेशर लगाया। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमने तो इतना प्रेशर लगाया। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कंबाइंड प्रेशर की बात कर रहे हैं। और ये सब क्या कह रहे हैं? इंडिविजुअल हमने इतना लगाया। तो जो इंडिविजुअल इनका लगा उसे कह देते हैं हम पार्शियल प्रेशर। क्या कह देते हैं? पार्शियल प्रेशर कह देते हैं। पार्शियल प्रेशर क्या है? दैट इज द इंडिविजुअल प्रेशर। हर किसी गैस का अपना अपना दाब है, आंशिक दाब कहलाता है। हिंदी क्या कहलाता है? आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर। क्लियर होगा? इतना इतना और इतना, इसका अपना अपना प्रेशर हो गया। यानी कि अब यहां हम थोड़े से प्रेशर्स की बात कर रहे हैं, आंशिक दाब की। तो जो प्रेशर आपका हवा में होता है ना, एयर में, ऑक्सीजन का कितना होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है, उसको देख लेते हैं। एयर, जब आप बात करते हो हवा में, बिल्कुल अभी हमारा जो आपके आसपास हवा है उसमें जो प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर को P से लिख दिया। PO2 कितना होता है? 159 mm of Hg। प्रेशर को मिलीमीटर ऑफ मरकरी, पारे के लंबाई में नापते हैं। पारा कितना ऊपर उठ गया, आपने वो वाला देखा होगा, पारा जिससे प्रेशर नापते हैं, ब्लड प्रेशर, हाथ पे बांधा जाता है, फिर उसमें आप देखते हैं कैसे करके बना होता है स्ट्रक्चर, उसमें आप दबाते हो फुस 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 फुस, तो वो धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। वो जो चीज उठ रही है वो क्या है? दैट इज पारा यानी मरकरी। और मरकरी का जो अपना जितनी भी कॉलम में लंबाई में आपने प्रेशर डाला, कितने कॉलम तक वो चढ़ गया, 0 से लेकर कितने तक चढ़ गया, दैट इज कॉल्ड mm of Hg। तो ये PO2 एयर का कितना होता है? 159 mm Hg। किसमें हो रहा है? ये एयर में हो रहा है, एटमॉस्फेरिक एयर में। और कार्बन डाइऑक्साइड का PO2 कितना होता है? PCO2, P फॉर पार्शियल प्रेशर, कितना होता है? 0.3 mm of Hg। समझ में आई बात? ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत इसमें? जरा सी भी हो तो बता दो। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। अब जब आगे बढ़ेंगे तो नाइट्रोजन का भी देखेंगे। अच्छा यहाँ पे है नाइट्रोजन का देख लीजिए, PN2 कितना होता है? हमने अभी जब तीन गैसेस की बात करी तो तीन मेन बात कर लेते हैं, इनकी भी 596 के करीब होता है। 596 के करीब होता है। कहां की बात हो रही है? ये कहां की बात हो रही है? एटमॉस्फेरिक एयर की बात हो रही है। एटमॉस्फेरिक एयर में यानी हवा जो बाहर है, अभी अभी तुम्हारे अंदर नहीं है, तुमने सांस नहीं ली है, अभी ये बाहर है, उसमें इतना इतना प्रेशर है। क्लियर?
ये बात याद रखना, प्रेशर हम इसीलिए फोकस कर रहे हैं, पूरा इस पे दम लगाएंगे कि प्रेशर याद हो जाए तो अभी के अभी। अब देखिए आगे, अब आपने सांस ले ली और सांस लेते हुए ये सांस कहां तक आ गई आपकी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन यहां तक आ गई। ये अभी जो प्रेशर बताया था उसको लिखते चलिएगा आप, इसमें एक पूरा कॉलम ऐसे टेबल बना लीजिएगा, एक टेबल बना के उसमें लिखते जाइएगा। आपने एक टेबल बनाया ऐसे, और उस टेबल में यहाँ 3 लाइनें खींचनी, एक के लिए PO2, दूसरे में PCO2 और तीसरे में PN2, ऐसे डालते चलिए। और आपने पहले पॉइंट आपने ले लिया एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर PO2 कितना था हमें बताया 159, PCO2 कितना था 0.3 और N2 कितना था 596। आ गया समझ में, कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए ये जब आपने सांस ले ली, अंदर लेके जब आप सांस लेके यहां तक पहुंचे तो अब आया PO2 कितना हो गया 104, PCO2 कितना हो गया 40 और PN2 कितना हो गया 573 हो गया। ठीक है, हम इसके आगे वो नहीं लिख रहे हैं mmHg, ये आपको पता है कि ये सारे किसमें हैं, इन मिलीमीटर ऑफ मरकरी, mmHg। हर किसी के आगे आप mmHg तो अपने आप ही से समझ लेंगे, एटमॉस्फेरिक एयर। अब ये यहां पहुंच गया, एल्वियोली के अंदर हो गया, तो एल्वियोलर एयर कितना हो गया एल्वियोलर एयर में, PO2 कितना आया 104, PCO2 कितना आ गया, PCO2 कितना हो गया 40, N2 कितना हो गया 573, थोड़ा कम हो जाता है, नाइट्रोजन थोड़ी कम हो जाती है। अब बात कर लेते हैं भैया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी यहां कितना होगा, तो यहां PCO2 कितना हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रहे हैं, PCO2 कितना है भैया, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, ऑक्सीजन कम है ना, तो भाई साहब अगर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो PCO2 कितना हो गया 45, PO2 अरे यार डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन की मात्रा तो कम हो गई, कितना हो गया 40, N2 कितना हो गया सेम 573, तो यहां पे लिख लीजिए, आप टेबल बनाते रहिएगा मेरे साथ साथ, ठीक है। कितना हो गया PO2 कितना था 40, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात हो रही है, और PCO2 कितना हो गया 45 और N2 कितना हो गया, N2 हो गया सेम 573। अब चूंकि यहां ऑक्सीजन देखिए, यहां देखिएगा जरा, तो यहां ऑक्सीजन कितना है, PO2 कितना था 40 था, तो ये कम है, PCO2 कितना था यहां 45 था, अंदर ज्यादा, तो अंदर ज्यादा से बाहर की तरफ गई और बाहर से अंदर की तरफ आ गई ऑक्सीजन, जरा गौर से देखिए, और नाइट्रोजन तो सेम था यार, जितना अंदर है उतना ही बाहर। क्वेश्चन आया भाई नाइट्रोजन अंदर और बाहर सेम क्यों, नाइट्रोजन का कोई यूज तुम तो करते नहीं, जब तुम कोई यूज नहीं करोगे तो नाइट्रोजन तो सिमिलर ही रहेगी ना, तो इसलिए नाइट्रोजन का कोई एक्सचेंज नहीं, इसलिए नाइट्रोजन कहीं लिखते भी नहीं, एनसीईआरटी में लिखा भी नहीं। क्लियर? अब क्या हुआ, ये 40 था, यहां से ऑक्सीजन तेजी से इसमें भरने लगी, तो अब जब यहां ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन के निकलेगा, यहां से जब इसमें ऑक्सीजन ढेर सारी आ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड पूरी निकल जाएगी, नाइट्रोजन का कोई सीन ही नहीं है, तो यहां से नाइट्रोजन हटा देंगे, तो यहां क्या होगा PO2 कितना बचा 95 हो गया, भाई भरती चली गई, कितना हो गया PO2 95, PCO2 कितना हो गया, PCO2 कितना हो गया, अरे कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, कितना बचा 40, ठीक, और N2 तो सेम ही रहेगा, वो तो सेम ही रहेगा, तो अब यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, हम यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड कर दे रहे हैं, टेबल को बदल दीजिएगा आप, यहाँ कितना हो गया 95, यहाँ कितना हो गया 40, और ये तो सिमिलर है। क्लियर हुई मेरी बात, बोलो कोई दिक्कत? अब ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा, टिश्यूज के पास जाएगा, भाई टिश्यू में जाएगा ना, आपके टिश्यूज को भी तो पहुंचना है, क्योंकि सारा काम खेल कहां हो रहा है, सारा खेल तो टिश्यूज में हो रहा है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कहां हो रहा है, टिश्यूज में हो रहा है ना, तो अगर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज टिश्यूज में हो रहा है तो हम कहां पहुंचेंगे, टिश्यूज में पहुंचेंगे, और जब टिश्यू पे पहुंच रहे हैं तो टिश्यू वाला लिख लीजिए यहाँ पे, अब यहाँ पे टिश्यू वाला लिख लीजिए, हम टिश्यू वाला लिखे देना है, वो हम बाद में अभी एक चार्ट बनाएंगे, उसमें आपको टेबल में पूरा दिखेगा कि टिश्यू वाले में कौन कौन सी चीजें आ रही हैं।
प्रेशर कितना कितना है, सेम रहेगा, नाइट्रोजन का तो सेम ही रहेगा। टिश्यू, ठीक है, इन टिश्यू में ऑक्सीजन लगातार यूज होती है। अरे यार टिश्यू में यही तो चलना है, देखो C6H12O6 plus 6O2 gives 6CO2 plus 6H2O plus एनर्जी, यही तो चल रहा है टिश्यू में, यही तो काम चल रहा है, यानी रेस्पिरेशन चल रहा है, यानी वो लगातार ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बना रहे हैं। तो टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा क्योंकि यहां कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। कितना हो जाएगा 45। ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40, और नाइट्रोजन तो सेम रहेगी 573। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से आपने एक टेबल बना ली होगी जिसमें टिश्यू का भी हो गया और सारी चीजें होंगी। पूरी टेबल तैयार है। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों ने एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर दिया है। अब ये यहां तक ऑक्सीजनेटेड हो गया ब्लड, और इसे हम क्या कर रहे हैं, अब हमें क्या करना है, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो समझ में आ गया। अच्छा, एफिशिएंसी देख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड की ब्लड में मिलने की एफिशिएंसी 20 से 25% ज्यादा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो O2 के रिस्पेक्ट में 20 to 25 टाइम्स हायर होती है सॉल्युबिलिटी। ये याद रखिएगा इस पॉइंट को, solubility of CO2 is 20 to 25 times higher than O2। समझ में आई बात है? यानी solubility कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन से 20 से 25 टाइम ज्यादा है, किसमें, ब्लड में। कोई दिक्कत, तो ब्लड में ये ज्यादा मिले। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के ऊपर आते हैं। ठीक है, देखिए ये वीडियो अब थोड़ी सी ज्यादा लंबी हो गई है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, बचा हुआ पार्ट अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। तो अब हम लोग पहुंचते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।